हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज अपन नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू यूनिट, ओके, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। तो थोड़ा पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। बायोटेक्नोलॉजी जो यूनिट है बेटा, उसमें दो चैप्टर अपन कवर करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी जो आपकी यूनिट है उसमें देखना 12th का टॉपिक है और उसमें आपके दो चैप्टर इंक्लूडेड हैं। बायोटेक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, और दूसरा जो चैप्टर है वो है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक। ओके, तो दोनों चैप्टर अपन इस यूनिट में कवर करने वाले हैं। वेरी क्लियर, इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, काफी आपकी बार बायोटेक से बेटा काफी क्वेश्चंस आए हैं, तो स्कोरिंग भी नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपको काफी मिलेंगे। इसमें लगभग 5-6 क्वेश्चन जो है अब की बार पूछे गए, तो थोड़ा सा इस पे फोकस करना। 6 क्वेश्चन कम नहीं होते बेटा एक यूनिट से। ओके, तो इसके अंदर पहले अपन बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाला चैप्टर और फिर उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक, दोनों चैप्टर अपन इस यूनिट में कवर करने वाले। क्लियर? और बिल्कुल अप्लाइड पोर्शन है, बिल्कुल सिंपल है, स्कोरिंग है, इंटरेस्टिंग है, तो आप थोड़ा सा इसको अच्छे से कवर करना। तो यहां सबसे पहले अपन जो बायोटेक है उसको मैं डिफाइन करूंगा। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी term given by, or we can say termed by कार्ल इरेकी, साइंटिस्ट है, इसने बायोटेक टर्म जो है वो प्रपोज की थी। एक्चुअल में देखो बायोटेक्नोलॉजी टर्म में दो वर्ड हैं, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। तो यहां देखो अपन बायोलॉजी पता है आपको, इसमें अपन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स काम में लेंगे और उन टेक्निक्स की हेल्प से अपन प्रोडक्ट्स, प्रोसेस उनको डेवलप करेंगे। तो काफी बेनिफिशियल है, बिल्कुल अप्लाइड पार्ट है ये। तो बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी, तो इसको अपन बोल सकते हैं, अच्छी डेफिनेशन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स of using living organisms or enzymes from living organism to produce specific products एंड प्रोसेस। प्रोडक्ट्स भी बनाएंगे, कुछ ऐसे प्रोसेस भी डेवलप करेंगे जो अपने लिए क्या है, बेनिफिशियल है। और ये किसके लिए? दीज आर बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमंस। ह्यूमन के लिए क्या होंगे बेटा? ये बेनिफिशियल होंगे। तो ये बायोटेक को मैंने डिफाइन किया है। सिंपल वर्ड में बोलो, आपको करना क्या है? यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या उससे रिलेटेड उसके कंपोनेंट्स हैं, एंजाइम्स वगैरह, उनको अपन यूज कर सकते हैं। और यहां पर अपन यूज करेंगे डिफरेंट टेक्निक्स, और उन टेक्निक्स की हेल्प से यहां पर डेवलप क्या करना है बेटा आपको? प्रोडक्ट्स और प्रोसेस। दोज आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन। एनवायरमेंट के लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए, ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए, तो इसको अपन बोल देंगे बायोटेक्नोलॉजी। और आपको पता है इस चैप्टर में अपन बात करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जो भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज में ले रहे हो, उससे कोई प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हो बाय द हेल्प ऑफ टेक्निक्स, तो उसको अपन किस में इंक्लूड करेंगे? बायोटेक्नोलॉजी में। बिल्कुल सिंपल है। जैसे आपने कोई ऑर्गेनिज्म लिया बेटा, अगर उसको और ज्यादा बेनिफिशियल बनाना है तो जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर अपन जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी करवा सकते हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन बाय द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। तो मॉलिक्यूलर टेक्निक्स आएंगी, स्टडी करेंगे, बात करेंगे। अगर आपने इनका जेनेटिक मॉडिफिकेशन करवा दिया तो इस ऑर्गेनिज्म को अपन बोल देते हैं बेटा जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसमें अपने कोई जीन इंट्रोड्यूस करवा दी अदर स्पीसीज की, तो इनको अपन यूज में लेंगे। तो ये भी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। ओके, अब कुछ पॉइंट्स आएंगे, मेंशन करूंगा मैं।
तो थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन जरूरी है, उसके बाद में अपन फिर टॉपिक वाइज बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू EFB, EFB here, EFB stand for European Federation of Biotechnology. So according to EFB, definition of biotech, EFB के अकॉर्डिंग बायोटेक की जो डेफिनेशन है वो मेंशन कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन कर रखी है इन्होंने। मॉडर्न व्यू और ओल्ड व्यू दोनों अप्रोच को काम में लिया है। देखो अभी बात करेंगे, ओल्ड बायोटेक होती है, मॉडर्न बायोटेक होती है तो यहां पर उन्होंने मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी दोनों को इंक्लूड करके डेफिनेशन मेंशन की है। तो इंपॉर्टेंट है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। अपन बात करें बायोलॉजी की, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को यूज में ले लिया, या फिर अपन बोल सकते हैं बेटा इंपॉर्टेंट है सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ, उन सेल के पार्ट्स भी ले सकते हैं, और मोलिक्यूलर एनालॉग्स। मोलिक्यूलर एनालॉग्स मतलब आपने ऑर्गेनिज्म को काम में ले लिया, या उसके पार्ट सेल भी यूज कर सकते हैं, या सेल में भी आपको पता है उसके कंपोनेंट या फिर आरएनए डीएनए, उनको किसी को भी यूज में ले रहे हो। मोलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज दैट इज इंक्लूडेड तब अंडर द बायोटेक्नोलॉजी। बिल्कुल सिंपल है, कई बार वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने लग गए तो आपको हर स्टेटमेंट को जो है फोकस करना पड़ेगा। तो ये बायोटेक की डेफिनेशन होगी अकॉर्डिंग टू द EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद देखो बेटा, बायोटेक को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यहां देखो थोड़े से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं बायोटेक। ओल्ड बायोटेक एंड मॉडर्न बायोटेक। तो यहां देखो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, पुराने टाइम में भी तो अपन यूज करते थे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लेकिन वहां पर टेक्निक्स जो है डेवलप नहीं थी। तो यहां मैं मेंशन कर सकता हूं, यहां देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बिफोर 1971, 1971 से पहले की जो बायोटेक थी उसको अपन बेटा ओल्ड बायोटेक में कंसीडर करते हैं। बिल्कुल सिंपल बात कर रहा हूं। और यहां पर मॉडर्न बायोटेक कौन है बेटा, आफ्टर 1970। इसके बाद में आपको पता है टेक्निक्स डेवलप हुई है, इसलिए इसको मॉडर्न बायोटेक में अपन कंसीडर करेंगे। तो ओल्ड बायोटेक में क्या करते थे बेटा, यहां पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको डायरेक्ट काम में लेते थे अपन, यूज ऑफ द नेचुरल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मॉडर्न में अपन टेक्निक्स काम में लेते हैं, मॉडर्न टेक्निक मॉडिफाई भी कर देते हैं ऑर्गेनिज्म को। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं यूज ऑफ ट्रेडिशनल टेक्निक्स, और यहां पर अपन यूज करते हैं बेटा मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न टेक्निक्स जिनको अपन चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे। ओके अब यहां पर अगर एक दो एग्जांपल की बात करें तो मैं ये भी बोल सकता हूं, यहां पर प्रोडक्शन लो स्केल में होता था, वहां पर आजकल प्रोडक्शन अपन हाई लार्ज स्केल में कर रहे हैं, तो बोल दें लो स्केल प्रोडक्शन। यहां हो रहा है बेटा लार्ज स्केल प्रोडक्शन। देखो आपको अगर कोई प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है तो अपना टारगेट क्या रहता है, प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा बने, क्वालिटी भी अच्छी हो, अमाउंट भी, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों जो है बेटर हो, तो उसके लिए आपको टेक्निक्स काम में लेनी पड़ेंगी। यहां जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे पुराने टाइम में आपको पता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ बियर, इसके अलावा आपका चीज हो गया बेटा, पुराने टाइम से अपन काम में लेते आ रहे हैं। इसके अलावा ब्रेड फॉर्मेशन, बहुत पुराने टाइम से ब्रेड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसके अलावा मैं बोल दूं एंटीबायोटिक्स,
तो बेटा ये सारे क्या हैं, इनका प्रोडक्शन करवाना है तो माइक्रोब्स काम में लेने पड़ेंगे जो आपके आएंगे आगे, ठीक है। और वैसे भी आपने स्टडी कर लिया होगा बेटा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें भी तो क्या कर रहे हैं अपन, माइक्रोब्स का यूज करके अपन प्रोडक्ट्स ऑब्टेन कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह से बायोटेक का ही पार्ट है। एप्लीकेशंस होगी माइक्रोब्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर सब में माइक्रोब्स अपन यूज कर रहे हैं। ओल्ड टाइम में अपन का फॉर्मेशन करते थे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो गया, नई नई टेक्निक्स आ गई। जैसे अगर मैं बात करूं मॉडर्न बायोटेक में, तो यहाँ पर देखो कुछ बातें बता रहा हूं। जैसे आपका प्लांट टिश्यू कल्चर है बेटा, पीटीसी, जो आपने प्लांट ब्रीडिंग में स्टडी किया होगा, पीटीसी, वो भी मॉडर्न बायोटेक की ही एप्लीकेशन है। इसके अलावा आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके अलावा अपन यहां पर जीएम क्रॉप्स भी डिजाइन करेंगे, या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मॉडिफाइड प्लांट, एनिमल्स, सबका फॉर्मेशन करेंगे। इसके अलावा और देखो बेटा जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं लाइक जीन थेरेपी, एक प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका डीएनए वैक्सीन्स, इसके अलावा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ, समझते हो आप, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसके अंदर क्या करवाते हैं बेटा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, लाइक दिस। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है जिनको अपन मोलिकुलर डायग्नोसिस स्टडी करेंगे सब अपन, मोलिकुलर डायग्नोसिस लाइक दिस एटसेट्रा। तो ये मॉडर्न बायोटेक में आ जाएंगे। प्रोडक्शन आज भी इनका करवा रहे हैं, दुनिया भर की बातें करेंगे, लेकिन उनका लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा, न्यू टेक्निक्स का अपन यूज करेंगे। तो ये कुछ मैंने बताया ओल्ड और मॉडर्न बायोटेक। आज के टाइम में जो है वो मॉडर्न बायोटेक में कंसिडर कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब इसके बाद में फिर से देखो बेटा, जो बायोटेक है उसको फिर से मैं डिवाइड कर रहा हूं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बेसिक बातें हैं, इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, याद करनी जरूरी। जैसे कुछ एग्जांपल के साथ बात करूंगा, लाइक रेड बायोटेक्नोलॉजी, रेड बायोटेक अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन स्पेसिफिक फील्ड्स लाइक दिस रेड बायोटेक। तो इसमें बोल सकता हूं, उसमें बायोटेक को किसमें यूज कर रहे हैं, यूज इन मेडिकल फील्ड। तो मेडिकल फील्ड में अगर बायोटेक को आप यूज कर रहे हो तो उसको बोलते हैं रेड बायोटेक्नोलॉजी। ग्रीन बायोटेक समझ गए बेटा आप, यूज इन एग्रीकल्चर फील्ड। व्हाइट बायोटेक यूज इन इंडस्ट्रियल फील्ड। ब्लू बायोटेक यूज इन एक्वेटिक फील्ड, जैसे अपन फिश वगैरह जो है उन पे स्टडी कर रहे हैं, या जो आपके सी फूड्स वगैरह हैं उनके ऊपर अपन क्या करते हैं, उनका प्रोडक्शन करवाते हैं, तो आपका आ जाएगा ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। सिंपल है, 4 टाइप की होगी। इंपॉर्टेंट है आपकी जो एप्लीकेशन वाले पार्ट में बात करेंगे तो मेडिकल फील्ड भी है और एग्रीकल्चर फील्ड है, दोनों की अपन वहां पर बात करेंगे। सिंपल। तो ये हो गया आपका बायोटेक के कुछ टाइप। अब थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं, बिल्कुल इंफॉर्मेटिव चल रहा है बेटा, अभी थोड़ा सा ध्यान देना इस पे, क्योंकि ये अपन बेसिक बातें कर रहे हैं। तो बायोटेक का मीनिंग समझ में आ गया, यूज ऑफ टेक्निक्स, टेक्निक को इंक्लूड करेंगे और अपन प्रोडक्ट्स बनाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्टडी करेंगे, उनसे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स जो उनको ऑब्टेन करना है आपको। और ये आजकल मार्केट में आ रहा है, आप देखे होंगे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो माइक्रोब मीडिएटेड होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, उनके बिना लाइफ सर्वाइव ही नहीं कर सकते। जैसे एंटीबायोटिक्स है, उनके बिना तो आप जो है लाइफ एग्जिस्ट, मतलब पॉसिबल नहीं उनके बिना कि आप जो है लाइफ जो है स्पेंड कर सकते हो। और ये सारे क्या है, माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स। तो एनिमल, प्लांट, इसके अलावा माइक्रोब्स, सबको यूज करेंगे अपन, कोई ना कोई प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे या फिर कोई ना कोई प्रोसेस डेवलप करेंगे अपन। जैसे वैक्सीन आ रही हैं आजकल, हार्मोन्स भी अपन ने डिजाइन कर लिए, इंसुलिन हार्मोन है, कहाँ आपने इंसुलिन हार्मोन को बैक्टीरिया में डेवलप कर लिया, उसका बड़ा लार्ज स्केल में यूज है, जैसे उसको बोलते हैं ह्यूमुलिन, ह्यूमन इंसुलिन। तो ये सारी चीजें अपन यहाँ पर
स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता करना पड़ेगा इसके प्रिंसिपल्स क्या है बायोटेक के, इसके अलावा कौन कौन सी टेक्निक्स काम में लेते हैं, क्या उनका प्रोसीजर है, क्या उनका यूज है, क्या उनकी एप्लीकेशन है, वो सारे इस चैप्टर में इंक्लूड किए गए। ठीक है, तो बेसिक आपको डेफिनेशन बता दी और इसके कुछ टाइप्स बताए हैं। अब अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैसा कि अभी मैंने आपको देखो एक स्टेटमेंट दिया था, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स काम में लेते हैं। बायोटेक इंक्लूड्स मैनी टेक्निक्स, इंक्लूड्स मैनी टेक्निक्स, बट कुछ कोर टेक्निक्स हैं जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, आउट ऑफ दीज 2 कोर टेक्निक्स, अभी बात करूंगा दोनों की। कोर टेक्निक्स इनेबल्ड बर्थ ऑफ मॉडर्न बायो टेक्नोलॉजी, जिसमें दोनों के पहले मैं मेंशन कर देता हूं नेम। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, और दूसरी जो टेक्निक है वो है आपकी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, इसी को बोल देते हैं बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग बोल दो, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बिल्कुल समझना, बहुत इजी भी है। मॉडर्न बायोटेक के लिए दोनों टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है, उनका क्या प्रिंसिपल है, किस बेसिस पे अपन उनको यूज करते हैं, अब समझें। देखो यहां टर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपको क्या करना है बेटा, जो जेनेटिक मटेरियल है उसको मैनिपुलेट करना है, उसमें चेंज करना है, उसको ट्रांसफर करना है और ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करना है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द कोर टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। टेक्निक इज यूज्ड टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। It is used to alter the chemistry of genetic material, चाहे वो डीएनए हो या फिर आरएनए हो। उनमें अपन क्या करेंगे, मैनिपुलेशंस करेंगे। तो आपने क्या किया, उनमें मैनिपुलेशन किया, उसके बाद में क्या कर सकते हैं, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस दीज इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। Introduce these into the host organism। तो कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म अपन यूज करेंगे, आगे सब डिटेल में चलेगा। उसके अंदर अपन डिजायर्ड जीन को क्या करेंगे बेटा, ट्रांसफर करेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन हो गया। जैसे आप उसको ट्रांसफर करोगे तो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनिज्म है, होस्ट ऑर्गेनिज्म है, उसका फिनोटाइप क्या होगा, चेंज होगा। दैट लीड्स टू द चेंज इन द phenotype of host organism। बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लो कोई ह्यूमन है, आपने ह्यूमन की कोई जीन निकाल ली, ये जीन, अब आपको क्या करना है, इस जीन को किस में इंट्रोड्यूस करना है, ये कोई बैक्टीरिया है जैसे ई कोलाई है, तो आपको इस जीन को ई कोलाई में ट्रांसफर करना है। तो आपको पता है ई कोलाई में अगर इस जीन को ट्रांसफर कर दिया तो अदर स्पीसीज की जीन है, तो ई कोलाई क्या हो जाएगी, बिकम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या हो गया, जीएमओ बन गया। तो इस ई कोलाई में ये जीन एक्सप्रेस होगी तो इसका स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनेगा, और वही आपको क्या करना, ऑब्टेन करना है। तो आप ये प्रोसेस सब किसकी हेल्प से करोगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से। अल्टर भी कर दिया आपने, फिनोटाइप भी चेंज कर दिया, प्रोडक्ट को भी ऑब्टेन कर लेंगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का ये प्रिंसिपल है। अब इतना आसान नहीं है, आप कितना पढ़े हुए हो, आपको पता है जीन को आइसोलेट करना, आइडेंटिफाई करना, फिर उसको आरडीएनए के फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर एक वेक्टर यूज करेंगे, उसमें उसकी हेल्प से ट्रांसफर करेंगे। तो ये चीजें पॉसिबल कैसे हो पाई, बाय द यूज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स। बिल्कुल क्लियर है, यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर। अब देखो बेटा, अब आपने क्या कर लिया, जीएमओ बना लिया। इस जीएमओ से क्या करना है बेटा, जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसको ऑब्टेन करना है। आप बताओ, अगर प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना है आपको,
तो फिर आपको उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, उस ऑर्गेनिज्म को कल्चर करवाना पड़ेगा, उसको स्पेसिफिक मीडियम में कल्चर करवाना पड़ेगा। बात पे ध्यान देना, क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें आने लगी बेटा तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए अपन किस पे चलेंगे, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग पे। देखो पहले समझो, अब जो इकोलाई आपने जीएमओ में कन्वर्ट किया है उसको क्या करेंगे बेटा, कोई टेस्ट ट्यूब में ग्रो करवाएंगे अपन, तो ऑब्वियसली आपको क्या देना पड़ेगा, यहां पर मीडियम, कल्चर मीडियम। आपने इसके अंदर क्या कर दिया, जो जीएमओ है इकोलाई उसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया मीडियम में। तो ऑब्वियसली जो जीएमओ इकोलाई है वो क्या करेगा बेटा, इसमें ग्रो करेगा, इकोलाई की ग्रोथ होगी तो इसकी कॉलोनी बनेगी, इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, और जितना ज्यादा ये इंक्रीज होगा उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा। लेकिन इतना आप समझते हो बेटा, इसके लिए आपको इस इकोलाई को अपना जो डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म है उसको कंटामिनेशन फ्री मीडियम प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। किसकी हेल्प से, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। स्टेराइल मीडियम, कंटामिनेशन फ्री मीडियम, एनवायरनमेंट, एम्बियंस, तो उसके लिए आपको ये यूज में लेना पड़ेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनली आपका टारगेट क्या था, ऑब्टेन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या हो बेटा, ज्यादा हो तो उसके लिए केवल आपकी जो होस्ट सेल है वो ही ग्रो करें, अगर अदर कंटामिनेशन उसमें आ जाएगा तो वो भी ग्रो करेंगे तो आपका प्रोडक्ट जो है उसका अमाउंट कम हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, इतना आप क्लियर कर सकते हो बेटा। ये किसके लिए यूज है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। ओके, इट इज यूज्ड टू मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब क्या होता है बेटा, स्टेराइल का मतलब होता है कंटामिनेशन फ्री, यही लिख रहा हूं ब्रैकेट में, कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस, बोले तो एनवायरनमेंट। कंटामिनेशन क्या होता है बेटा, प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द कंटामिनेशन। तो आपको क्या करना है, स्टेराइल एम्बियंस प्रोवाइड करवाना है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस, कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस। ओके, अब देखो इसकी हेल्प से अपन ये पॉसिबल करेंगे। ऐसे अपन टेक्निक्स काम में लेंगे उसमें कि उसमें कंटामिनेशन जो है वो फ्री हो जाए एनवायरनमेंट, बाकी के ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो ना करें, केवल कौन ग्रो करें, अपना डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म। तो इसकी हेल्प से क्या हो रहा है, देखो बेटा यही लिख रहा हूं मैं, क्या होगा, इट एनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायरेबल होस्ट। आपकी जो डिजायरेबल होस्ट है केवल वही क्या करेगी, ग्रो करेगी, और वही ग्रो करेगी तो ऑब्वियसली क्या होगा बेटा, जो आपका प्रोडक्ट है वो हाई अमाउंट में ऑब्टेन कर पाओगे। प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्शन क्या होगा, हाई अमाउंट में होगा। जैसे आपको वैक्सीन बनानी है, एंजाइम का प्रोडक्शन करना है, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करना है, तो क्या करोगे, यूज ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग दैट maintain the sterile ambience that enable the growth of only our desirable host to produce large scale production। क्लियर। तो दोनों जो प्रिंसिपल है ये बड़े काम आएंगे आपके, ये भी और वो भी, दोनों के दोनों। तो एक बेसिक मैंने बताया, देखो टेक्निक्स आएंगे आगे इंक्लूड करेंगे अपन, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो यही तो है। और आप समझ गए मॉडर्न बायोटेक में दोनों जो टेक्निक्स हैं कोर टेक्निक्स हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से अपन मैनिपुलेशन करेंगे, देन आफ्टर बायोकेमिकल इंजीनियरिंग टू ऑब्टेन द हाई अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, क्योंकि चीजें बिल्कुल आपको उसी लेवल पे एक्सप्लेन करनी है जिस लेवल पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बात होगी आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब इसके बाद में कुछ कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट में बताऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद में कुछ इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स आएंगे, तो थोड़ा सा आपको पता लगे कि क्यों जेनेटिक इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट हुई। ओके, ठीक है बेटा। तो अब बात करेंगे अपन कुछ इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स की, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग की। जेनेटिक इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, उसका क्या बेनिफिट है, उसके लिए मैं 2-3 पॉइंट यहां बात करूंगा जो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन एक बार जरूरी है इंफॉर्मेशन। बेटा आप जानते हो, देखो एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्टेटमेंट है केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, जो वेरिएशंस हैं वो क्रिएट नहीं होते। We can say that asexual reproduction preserve the informations, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो प्रिजर्व रहती हैं।
जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसमें वेरिएशंस क्रिएट नहीं होते और आपको पता है नेचुरल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही है। उसके बाद में बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेचुरल प्रोसेस है, देखो सभी जानते हो, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, क्रिएट वेरिएशन, और वी कैन से दैट परमिट वेरिएशंस। यहां पर वेरिएशंस क्रिएट होते हैं, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है वो बनेंगे और वेरिएशंस आएंगे, तो अपन बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट वेरिएशंस। और इंपॉर्टेंट भी है, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट परमिट द वेरिएशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस, न्यू जेनेटिक सेटअप्स। और दोनों नेचुरल प्रोसेस हैं जो ऑर्गेनिज्म में देखने को आपको मिलते हैं। इसके बाद एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन। आपने हाइब्रिडाइजेशन बेटा स्टडी किया है चैप्टर में, जैसे एनिमल हाइब्रिडाइजेशन की बात करें या प्लांट हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, तो वहां पर देखो क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन में, दो अपन पेरेंट्स जो है सेलेक्ट कर लेते हैं, दोनों में क्या करवाते हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, तो जो प्रोजेनी बनेगी उसमें दोनों के क्या होते हैं कैरेक्टर होते हैं लाइक दिस। जैसे आप ये पेरेंट 1 है, ये पेरेंट 2 है, जो आपने सेलेक्ट किए हैं, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाओगे तो जो प्रोजेनी है उस प्रोजेनी में दोनों के क्या है कैरेक्टर है, क्योंकि दोनों का जो जेनेटिक कंटेंट है वो इसके अंदर ट्रांसफर हुआ है। लेकिन यहां पर देखो इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन ऑब्वियसली यूज करते हैं, प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है, जो हाइब्रिड होते हैं वो सुपीरियर होते हैं अपने पेरेंट्स से, लेकिन यहाँ एक ड्रॉबैक भी है। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा बेटा समझना, इन्फॉर्मेटिव स्टेटमेंट से थोड़ा फोकस करना, क्योंकि क्वेश्चन डिजाइन कर सकता हूं। ओके, लीड्स टू द इंक्लूजन एंड मल्टीप्लीकेशन। हाइब्रिडाइजेशन लीड्स टू द inclusion and multiplication, inclusion and multiplication of undesirable genes, undesirable genes along with desirable जीन्स। समझ लो, आपने प्रोजेनी बनाई तो बेटा पेरेंट्स में जो डिजायरेबल जीन है वो तो ट्रांसफर होंगे, लेकिन उनके साथ में जो अनडिजायरेबल जीन है वो भी क्या होते हैं प्रोजेनी में ट्रांसफर होंगे, इंक्लूजन होगा और उनका मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, बेटर है प्रोजेनी, हाइब्रिड बेटर होते हैं, बट ड्रॉबैक क्या है कि जो अनडिजायरेबल जीन उनको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, वो भी आपके हाइब्रिड के अंदर ट्रांसफर होंगे। ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक हो गया। बट अब अगला देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं बेटा, केवल डिजायरेबल जीन को ही आइसोलेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं बेटा, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें करेंगे क्या, विच इंक्लूड द क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहां पर क्या करते हैं अपन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, आरडीएनए बनाते हैं। जो आपकी डिजायरेबल जीन है उसी को क्या करेंगे अपन वेक्टर के साथ ऐड करेंगे। तो अपन बोल सकते हैं it allows us to isolate and introduce, genetic engineering allow us to isolate and introduce only the desirable जीन्स। इसमें अपन केवल जो डिजायरेबल जीन्स है बेटा उन्हीं को क्या करेंगे, आप आगे ट्रांसफर करेंगे। क्लियर, विदाउट इंक्लूडिंग अनडिजायरेबल जीन्स। तो आपने क्या करना है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बड़ा इजी है, आप अपनी डिजायरेबल जीन को ऑब्टेन करोगे, आइसोलेट करोगे, और उस जीन को क्या करेंगे आरडीएनए की फॉर्म में होस्ट सेल में ट्रांसफर कर देंगे। तो बताओ, जो होस्ट सेल है, होस्ट ऑर्गेनिज्म जो है, उसमें केवल और केवल कौन जाएंगे, डिजायरेबल जीन, उसमें अनडिजायरेबल जीन जो है वो अपन इंट्रोड्यूस करेंगे नहीं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से क्या कर रहे हैं अपन, आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल जीन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल जीन इनटू द होस्ट विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन्स। तो इसका बड़ा बेनिफिट हो गया कि आपको केवल डिजायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस करना, अनडिजायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस नहीं करना। उसके लिए आरडीएनए बनाना है, जीन क्लोनिंग करनी है, वो सारी चीजें इसके अंदर अपन समझेंगे। इस चैप्टर में यही है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, और ये पूरा चैप्टर आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर ही बेस्ड है। बहुत सारी टेक्निक्स आएंगी, उनकी अपन स्टडी करेंगे। क्लियर बात, यहां तक का कंप्लीट बेटा। अब देखो
कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और आएंगे। यहां मैंने आपको बताया कि इनमें क्या क्या कंपैरिजन है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट है वो क्यों हुआ? बिकॉज इट अलाउ अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली द डिजायरेबल जीन्स इनटू द होस्ट विदाउट इंट्रोड्यूसिंग द अनडिजायरेबल जीन्स। लेकिन उसके लिए काफी सारी टेक्निक्स, काफी प्रोसेस जो है उनके थ्रू आप गो थ्रू होना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। अब इसके बाद में कुछ एक दो पॉइंट और है, फिर एक अपन जो है एक आपका एक्सपेरिमेंट है हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहेन का, उसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं। ठीक है बेटा, तो अब फिर कुछ कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, उसके बाद में अपन आगे अच्छे अच्छे टॉपिक्स को कवर करेंगे। देखो, एक मैं आपको एक्सपेरिमेंटल, बिल्कुल आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी टोटली एक्सपेरिमेंटल वर्क है, टोटली जुगाड़ है, मैनिपुलेशंस करनी है, जो वर्क नहीं हो पा रहा है उसमें अपन कोई टेक्निक काम में लेंगे ताकि उसका रिजल्ट आए। बिल्कुल क्लियर। अब देखो, ये कोई ह्यूमन है बेटा, आपने क्या किया, कोई ह्यूमन जीन ऑब्टेन कर ली। आपको इस डीएनए को, ये जो जीन है या बोल दूं मैं इसको डीएनए है, ये आपका ये डिजायर्ड जीन है, इसकी आपको क्या करनी है, बहुत सारी कॉपी बनानी है, किसी बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना है और उसके अंदर इसकी कॉपी बनानी, इसका प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन करना है। तो देखो, ये आपका है बेटा बैक्टीरिया, ये होस्ट हो गया, ई कोलाई है, और इसको बोल रहा हूं मैं ये होस्ट है। होस्ट का मीनिंग समझ गए बेटा, जिसके अंदर ये जीन इंट्रोड्यूस करवानी है। तो आप खुद बताओ बेटा, अगर मैंने इस जीन को डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में इंट्रोड्यूस करवा दिया, बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट साइटोप्लाज्म इस जीन को आप इंट्रोड्यूस करवा दो तो इसका रेप्लिकेशन नहीं होगा, इट कांट बी रेप्लिकेटेड बिकॉज इट लैक ओरिसाइट। ऐसा साइंटिस्ट ने करवा के देखा, तब जाके कुछ टेक्निक्स आई। तो जो डीएनए है ये इसमें अपनी कॉपी नहीं बना पा रहा है, रीजन क्योंकि इसके पास ओरिसाइट नहीं है। ओरिसाइट एब्सेंट, और बिना ओरिसाइट के आपको पता है बेटा रेप्लिकेशन कभी नहीं होता। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। आप बोलो कि ओरिसाइट हो भी तो सकता है, तो बेटा अगर आपने कुछ दूसरी स्पीसीज में इसको इंट्रोड्यूस करवाया तो प्रोकैरियोट है, इसकी ओरिसाइट को यूज भी नहीं करेगा, इसलिए अपन बोल देते हैं कॉमनली ओरिसाइट क्या इसमें एब्सेंट है, मतलब उस प्रोकैरियोटिक जो हेलिकेज एंजाइम उसके लिए कोई ओरिसाइट नहीं है, तो इसकी कॉपी नहीं होगी। तो डायरेक्टली आप इसको साइटोप्लाज्म में इंट्रोड्यूस करके इसकी कॉपी ऑब्टेन नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करते हैं, ये जो डीएनए आपने इंट्रोड्यूस करवाना है इसको अपन इस होस्ट के जीनोम या इसके डीएनए के साथ लिंक कर दें। मान लो इसका जो मेन जीनोम, इसके साथ इसको क्या कर दो, लिंक कर दो, तो इसका जीनोम जब रेप्लिकेट होगा तो इसकी कॉपी बन जाएंगे। प्रोकैरियोट की बात करें तो आपको पता है प्लाज्मिड होता है, तो प्लाज्मिड बेटर होता है क्योंकि उसका कॉपी नंबर हाई होता है। तो आपने क्या करना है, इस डीएनए को क्या करेंगे अपन बेटा, जैसे प्लाज्मिड है वेक्टर की फॉर्म में आएगा, इसके साथ इसको लिंक कर देंगे। लिंक कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, आरडीएनए। फिर इसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दो। आप इंट्रोड्यूस करवाओगे तो आपको पता है ओरिसाइट मिलेगी, जो प्लाज्मिड की ओरिसाइट है वो इसकी हेल्प करेगी रेप्लिकेशन में, और इसकी जैसे कॉपी बनेगी तो आपका डिजायर्ड जीन है वो भी क्या करेगा, मल्टीप्लिकेट करेगा। यही तो आपका जीन क्लोनिंग। बात यहां तक की क्लियर है ना, इसलिए ओरिसाइट का होना जरूरी है। ये मैं बेसिक मॉलिक्यूलर के कॉन्सेप्ट बता रहा हूं अभी। ये चीजें जो है चैलेंज थे साइंटिस्ट के लिए, उन्होंने इन चैलेंज को भी ओवरकम किया, डिफरेंट एंजाइम डिस्कवर किए, टेक्निक्स डेवलप की। तो उसको अपन एक्सप्लेन करने के लिए अपन क्या करने वाले हैं बेटा, यहां पर एक एक्सपेरिमेंट की स्टडी करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर एक्सपेरिमेंट। तो यहीं से हेडिंग स्टार्ट करते हैं, और यहां से भी क्वेश्चन डिजाइन कर सकता है बेटा, इसलिए ध्यान रखना इसका। स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर एक्सपेरिमेंट। और ये बात है बेटा 1972 की, याद रखना, इंपॉर्टेंट डेट है 1972। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो है बेटा, इन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड में सबसे पहले आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड आरडीएनए का फॉर्मेशन किया। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। फर्स्ट artificially constructed rDNA, recombinant DNA, developed by Stanley Cohen and Herbert Boyer। उन्होंने rDNA बनाया बेटा सबसे पहले।
कंस्ट्रक्शन किया, डीएनए मॉलिक्यूल्स को ऐड किया। अभी बता दें आरडीएनए भी क्या होता है, सारी कहानियां क्लियर हो जाएंगी। तो उन्होंने देखो एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया, फिर उसका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा, उसके बाद में डेवलपमेंट ज्यादा स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद में तो जीएमओ खूब बनने लगे। देखो यहां पर अब मैं पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा, आपको क्या करना है, एनसीईआरटी से थ्योरी स्टडी करनी है। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, एक बैक्टीरिया है बेटा, ये मेन जीनोम है इसका, और इसके पास प्लाज्मिड प्रेजेंट है, और ये बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ये इसका क्या है बेटा, नेटिव प्लाज्मिड है, जिसका खुद का इसके पास प्रेजेंट होता है नेटिव प्लाज्मिड। उनको सब नॉलेज थी बेटा, प्लाज्मिड की भी नॉलेज थी। प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिव डीएनए, जानते हो ना। प्लाज्मिड की अगर बात करें अपन, तो प्लाज्मिड कौन होता है, यही लिख रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिव सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जिसमें रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी होती है बिकॉज इट कंसिस्ट ओरिसाइट। तो उन्होंने क्या किया, इसका नेटिव प्लाज्मिड ऑब्टेन कर लिया, ये आइसोलेट कर लिया बेटा, बाहर निकाल लिया, इसके पास ओरिसाइट प्रेजेंट है। अब ये जो प्लाज्मिड है यहां, ये जो नेटिव प्लाज्मिड है किसका है, ये एक्ट करेगा कैसे, एज ए वेक्टर। फिर उन्होंने क्या किया बेटा, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो जीन है वो लेके आए, दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को, ऑब्वियसली इस जीन के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी है, इस जीन को उन्होंने क्या किया, इस प्लाज्मिड के साथ लिंक किया। तो प्लाज्मिड को पहले उन्होंने आरई की हेल्प से कट किया, आरई से कट करोगे स्पेसिफिक साइट पे कट करेगी, ये सब डिटेल में आएगा, ये कट हो गया। अब इसके साथ इन्होंने क्या कर दिया, इसको लिंक किया, और लिंक करने के लिए आपको पता है कौन सा एंजाइम, डीएनए लाइगेज। और आरई भी पहले डिस्कवर्ड थी बेटा, आरई की डिस्कवरी बहुत पहले हो गई थी, सारी बातें करेंगे अपन, कब डिस्कवरी हुई थी सारी बातें अपन करेंगे। डीएनए लाइगेज की भी उनको नॉलेज थी। तो जैसे दोनों को लिंक किया तो यहां जो बना वो था आरडीएनए। ये देखो प्लाज्मिड के साथ ये आपकी जो डिजायर्ड जीन थी उसको लाइगेट कर दिया। इसको अपन ने बोला है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए, ऑल्सो कॉल्ड काइमेरिक डीएनए। तो जो सबसे पहले उन्होंने आरडीएनए बनाया था बेटा, किसकी हेल्प से बनाया था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लाइगेट विद द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। अब उन्होंने क्या किया, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर इंट्रोड्यूस करवाया किसमें बेटा, ई कोलाई में। ये होस्ट उन्होंने कौन सी काम में ली बेटा, ई कोलाई। तो ई कोलाई देखो, ये ई कोलाई जो थी वो पहले तो एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव थी बेटा, लेकिन उन्होंने आरडीएनए की हेल्प से वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इसमें ट्रांसफर की। तो आप बताओ, ये इसके अंदर आरडीएनए ट्रांसफर हो गया, दैट इज आरडीएनए। अब ई कोलाई के अंदर आपने दूसरी स्पीसीज की जो जीन इंसर्ट की है, तो ई कोलाई तो क्या हो गया बेटा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गई। अब ये जो ई कोलाई है एज ए होस्ट आपने यूज में लिया है, इसके पास क्या आ गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई। तो एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया उन्होंने कि अपन किसी स्पीसीज की जीन को अदर स्पीसीज में ट्रांसफर कर सकते हैं, और देखो ये रेप्लिकेट भी हुई है और इसका एक्सप्रेशन भी हुआ है, तभी तो इसके पास नया फिनोटाइपिक कैरेक्टर आ गया दैट बिकम रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक। तो ये एक बड़ा एक्सपेरिमेंट था, इससे पता लगा कि आप जो है जीएमओ बना सकते हो, मैनिपुलेशन कर सकते हो, यही तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। लेकिन आपको पता है आइसोलेट करना, डीएनए को ऑब्टेन करना, फिर लाइगेट करना, काटना पीटना, ये सब अपने यूज करेंगे, एंजाइम्स वगैरह की सारी कहानी आगे आएंगे, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया। ये अब देखो यहां पर जो प्लाज्मिड है वो किसका काम कर रहा है बेटा, एज ए वेक्टर दैट कैरी द फॉरेन जीन और डिजायर्ड जीन और एलियन डीएनए, इसको कुछ भी बोल दो। यहां पर ये क्या है बेटा, ये एलियन डीएनए है,
क्योंकि आप उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, उसकी स्पीसीज का है नहीं, और बोल दो फॉरेन जीन, फॉरेन डीएनए, और वी कैन से अवर डिजायर्ड डीएनए और डिजायर्ड जीन। ठीक है, यहाँ जीन टर्म भी काम में ले सकते हो, एक ही बात। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया सबसे पहले। तो ये थे आपके स्टैनले कोहेन, हर्बर्ट बोयर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, आपको बताना है। अब आप बताओ बेटा, अगर आपको कोई जीएमओ बनाना है, आपके सामने है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का अगर आपको फॉर्मेशन करना है, तो आपके पास फिर 3 मेन स्टेप जो है वो काम में लेनी पड़ेंगी आपको। देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स टू फॉर्म जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यहां मैं बात करूंगा तीनों की। देखो, 3 बेसिक स्टेप्स फॉर जीएमओ। आपको जीएमओ बनाना है तो 3 बेसिक स्टेप आपको काम में लेनी पड़ेंगी। एक चैलेंज है आपके पास, तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे बेटा? फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डीएनए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। सबसे पहले तो आपको उस डीएनए को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिसमें आपकी डिजायरेबल जीन है, उसको फिर ऑब्टेन करो, उस जीन को आइसोलेट कर लो। कर ली, आपके पास केवल क्या आ गई? डिजायरेबल जीन। क्योंकि आपको पता है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग में अपन क्या कर रहे हैं, केवल डिजायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे, बाकी जीन को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो उससे अपन डिजायरेबल जीन को ऑब्टेन कर लेंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स, देन इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए। फिर क्या करेंगे अपन? देखो बेटा, सेकंड, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए। जो आपने डीएनए को आइडेंटिफाई किया, जो जीन को आइडेंटिफाई किया, अभी बताया ना, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आप लेके आए। और ऑब्वियसली कैसे लेके आए बेटा? ये एक कोई डीएनए होगा, उसके पास ये जीन थी, आपने इसको आरी से काटा, फिर बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मिले, उसमें से आपने ये जीन आइसोलेट की। लेकिन उसके लिए भी इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, जो आगे अपन बात करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट। देखो, आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया आरडीएनए की हेल्प से। अब इंट्रोड्यूस तो करवा दिया, लेकिन जीएमओ तब बनेगा जब वो जीन उसमें रेप्लिकेट होगी, एक्सप्रेस होगी। तो अगली स्टेप जो इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन होस्ट। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू होस्ट। होस्ट में उसका मेंटेनेंस जरूरी है ताकि वो रेप्लिकेट करे, उसके लिए आपने पहले से ही प्लाज्मिड ऐड कर दिया इनटू होस्ट सेल एंड ट्रांसफर इट इनटू प्रोजेनी। अब देखो, ये जो आपने ई कोलाई जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया, तो बेटा जब इसका डिवीजन होगा तो जितने भी इकोलाई बनेंगे सब में आपकी ये जीन ट्रांसफर होना जरूरी है, तभी तो जीएमओ काम आएगा आगे। और वो तब होगी जब आपने उसको किसी ओरी साइट के साथ लिंक किया है। तो आपको जीएमओ बनाना है तो ये 3 बेसिक स्टेप काम में लेने पड़ेंगे। बेसिक स्टेप है, उसमें तो बहुत सारी टेक्निक्स भी आएंगी, लेकिन बेसिक स्टेप्स जो है वो आपकी ये रहेंगे। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलना है बेटा। देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तीनों बेसिक स्टेप ये है। फिर इसमें काफी डिटेल आएंगी, काफी सारी सब स्टेज आएंगे, क्या क्या, कौन से एंजाइम काम मिली, कौन सी टेक्निक काम मिली। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है बेटा, वो परफॉर्म किया था किसने? स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने। ठीक है, अब ये इसकी बातें जो हैं वो आपको एनसीईआरटी से रीड करनी पड़ेंगी। मैंने बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन कर दिया है। जो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम और ई कोलाई जो है वो बेटा क्लोजली रिलेटेड है, इसलिए अब देखो, होस्ट भी आपको चॉइस का लेना पड़ेगा कि कौन सा होस्ट ले रहे हो। जैसा आपने वेक्टर लिया उसके अकॉर्डिंग होस्ट की चॉइस होनी चाहिए। तो ये सारी बातें इस चैप्टर में डिस्कस तो करनी है, लेकिन ये एक बेसिक मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया कि 1972 में उन्होंने किया था। फिर ये उन्होंने जो है प्रूव कर दिया कि अपन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी से इनसे निकालेगा वो पक्का, उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है बेटा, तो ये अपने एक्सपेरिमेंट की बात कर ली। अब इसके बाद देखो, अब अपन बात करेंगे पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग को यहां पर समझेंगे। क्या होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसमें कौन कौन से टूल्स काम में लेते हैं, कौन कौन से टेक्निक्स काम में लेते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स काम में लेते हैं, और क्या क्या स्टेप्स होती है, सारी अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज ये थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन था,
कुछ इंफॉर्मेटिव बातें थी जो मैंने डिस्कस कर ली हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर अपन टूल्स पे पहले फोकस करेंगे। बहुत सारे टूल्स जो हैं उसमें एंजाइम वगैरह हैं, होस्ट वेक्टर वगैरह, उनकी स्टडी करेंगे। उसके बाद में फिर फाइनली फोरेंजिन प्रोडक्ट जो उसको ऑब्टेन करेंगे। बिल्कुल एनसीईआरटी के सीक्वेंस से चलेंगे, लाइन टू लाइन। ओके, तो इसको अच्छे से रिवाइज करना। इसलिए थोड़ा आज इतना ही काफी है, फर्स्ट लेक्चर था बायोटेक का, तो इतना इन्फॉर्मेटिव काफी है, ताकि एक बार आपको टाइम मिले तो आपको रिवाइज जरूर करना है। ये स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन और आगे थोड़ा रिवाइज कर लेना या स्टडी करके आना, ताकि नेक्स्ट जो चीजें आपको जल्दी क्लियर हो जाए। ओके, ऑल द बेस्ट।